हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज का दिन है 9 जनवरी 2025। आज का करंट अफेयर जितना भी बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज क्या है, हमारा 9 जनवरी प्रवासी दिवस है। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका स्टार्टिंग कब हुआ था? 2003 से स्टार्टिंग हुआ था मनाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना। तो क्यों बना, क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम सारे वीडियो इसमें डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है, इंडोनेशिया आधिकारिक रूप में उभरती है अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य 11वां बन गया है। पहले ब्रिक्स का 10 सदस्य थे, अब इसमें 11 बन गए, जो ब्राज़ील को 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्राज़ील में जो हो रहा है ब्रिक्स की अध्यक्षता ने इस विकास की घोषणा को ब्रिक्स नेताओं ने 2023 में जोहान्सबर्ग में शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया की सदस्यता का समर्थन किया गया है। इंडोनेशिया की सदस्यता वैश्विक संस्थान शासन संस्थान में सुधार और ग्लोबल साउथ के भीतर सहयोग को गहरा करने की प्रयासों के साथ मेल खाती है। जो ब्राज़ील की अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताएं और विशेषताएं वो विस्तार वैश्विक आर्थिक शक्ति को बदलती है और गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। इनका मुख्य बिंदु जानेंगे हम लोग। तो इंडोनेशिया की सदस्यता क्या है? तो इंडोनेशिया ब्रिक्स में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में समूह की उपस्थिति मजबूत हुई है। और जोहान्सबर्ग में शिखर सम्मेलन में समर्थन 2023 के शिखर के सम्मेलन ब्रिक्स नेताओं इंडोनेशिया की सदस्यताओं को औपचारिक समर्थन दिया गया था। और ब्राज़ील का बयान आया है कि ब्राज़ील ने इंडोनेशिया का स्वागत किया है और वैश्विक शासन में सुधार और ग्लोबल साउथ के सहयोग को बढ़ाने जैसे साझा लक्ष्यों को रेखांकित किया। ब्रिक्स में इंडोनेशिया की भूमिका क्या है? इंडोनेशिया के ब्रिक्स में क्या भूमिका है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी क्या है? अर्थव्यवस्था है। सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में इंडोनेशिया ब्रिक्स सदस्यों के साथ वैश्विक शासन में सुधार और जैसे प्राथमिकता की साझा करता है। ब्रिक्स का विस्तार जानेंगे हम लोग। ब्रिक्स का विस्तार जानेंगे, क्या क्या है इसमें। इंडोनेशिया की सदस्यता ब्रिक्स की वैश्विक प्रभाव बढ़ाने का व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे नए सदस्यों का स्वागत किया। ब्रिक्स का इतिहास जानेंगे, क्या क्या इतिहास है, कब गठन हुआ, क्यों चलाया गया, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो ब्रिक्स का गठन 2006 में हुआ और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के साथ इसका विस्तार हुआ। दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ ब्रिक्स में? तो 2010 में। और गठन कब हुआ ब्रिक्स का? तो 2006 में हुआ। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स के प्रमुख पड़ाव जानेंगे। 2006 में रूस, भारत और चीन की बैठक के बाद ब्रिक्स का गठन 2009 रूस के येकतारिनबर्ग में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। 2010 दक्षिण अफ्रीका को समूह में शामिल किया गया। ठीक है, 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने सान्या में एक तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भाग लिया गया। 2024 में ब्रिक्स ने 5 नए सदस्यों में को शामिल किया गया, जो है मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और यूएई है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, इसका महत्व देख लेते हैं। ब्रिक्स को महत्व देखेंगे हम लोग। ब्रिक्स को दक्षिण पूर्व एशिया में मजबूत करता है और ग्लोबल साउथ सहयोग ब्राज़ील की अध्यक्षता को फोकस के साथ मेल कराता है। समझ गए। अगला हमारा है मार्टिन कूपर। देख रहे हैं, मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये एक न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गप्टिल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आधिकारिक तौर पर संन्यास ले लिया है। अपने 14 साल के शानदार करियर का समापन किया, जो 2009 में शुरू हुआ था। लेकिन करियर के दौरान गप्टिल ने ब्लैक कैप्स के लिए 198 वनडे, 122 टी20 और अंतर्राष्ट्रीय 47 टेस्ट मैच खेले, जिसमें सभी प्रारूप खेलों में 14,877 रन बनाए हैं। मार्टिन गप्टिल कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं।
इनका कैरियर के बारे में कुछ नज़र डालते हैं हम लोग। कैरियर की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में समझेंगे हम लोग। वनडे में उपलब्धियाँ। गप्टिल ने वनडे में 7,343 रन बनाए, जिससे वह न्यूजीलैंड के सर्वकालिक रन स्कोर्स की सूची से तीसरे स्थान पर हैं। विशेष रूप से इन्होंने क्रिकेट विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया। 2015 क्वार्टर फाइनल में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ नाबाद 237 रन बनाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड। टी ट्वेंटी में गप्टिल ने 3,531 रन बनाए, जिससे वह इस प्रारूप न्यूजीलैंड के अग्रणी रन स्कोर बना रहे हैं। टेस्ट में योगदान क्या है इनका था, तो 47 टेस्ट मैच खेले, उन्होंने 2586 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 17 अर्धशतक शामिल था। इनका यादगार पल क्या क्या हैं, तो गप्टिल ने कैरियर का एक सबसे यादगार क्षण 2019 में विश्व कप सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ MS धोनी के रन आउट करना था। यह डायरेक्ट हिट न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचाने का महत्वपूर्ण साबित हुआ था। भविष्य की योजनाएं। 38 वर्ष की उम्र में गप्टिल दुनिया भर विभिन्न T20 लोगों में भाग लेना जारी रखेंगे, अपनी अनुभव और प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझा करेंगे। इनका व्यक्तित्व, भावनाएं, इनका विचार जानेंगे। अपने विचार साझा करते हुए गप्टिल ने कहा, एक छोटे बच्चे के रूप में न्यूजीलैंड के लिए खेलने का सपना देखा था और मुझे बेहद भाग्यशाली और गर्व महसूस होता है कि मैंने अपने देश के लिए 367 मैच खेले। उन्होंने अपनी टीम की कोचिंग स्टाफ, परिवार और प्रशंसकों के उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। इसी के बारे में ऊपर जो हमने बताया आपको, कितना रन मारा है, उसने वनडे कितने खेले, ये सब इसमें फिल किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया गया था। क्या? पृथ्वी घूर्णन दिवस। तो 8 जनवरी को मनाया जाने वाला पृथ्वी घूर्णन दिवस, जिसे अर्थ रोटेशन डे भी कहते हैं, 1851 में फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञान लियोन फुको द्वारा किए गए थे। ऐतिहासिक प्रयोग की याद दिलाता है कि जिसने पृथ्वी के घूर्णन को प्रमाणित किया, उसे फुको ने एक पेंडुलम का उपयोग करके पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की पुष्टि की, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्रांति आ गई। यह दिवस विशेष रूप में बच्चों में वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए पृथ्वी की गतिशीलता को समझने की जागरूकता फैलाने पर जोर देता है। इनका मुख्य बिंदु जानेंगे, इसका इतिहास, इसके बारे में। 470 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीकों ने पृथ्वी के स्वघूर्णन का प्रस्ताव रखा। 1851 में लियोन फुको ने पेरिस में अपने प्रसिद्ध पेंडुलम प्रयोग के माध्यम से पृथ्वी की घूर्णन को साबित किया था। इसका प्रदर्शन स्थल जानेंगे। पेरिस वेधशाला और ग्रीस के पेंथियन में यह प्रयोग प्रदर्शित किया गया। आज भी यह विज्ञान संग्रहालय में देखा जा सकता है। इनका महत्व क्या है? बच्चों में वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देता है। ये घूर्णन दिवस क्यों मनाया गया है? तो बच्चों में वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देना है। पृथ्वी के घूर्णन और इसके प्रभाव जैसे दिन रात चक्र, ऋतु और मौसम के पैटर्न को समझने में मदद करता है। फूको पेंडुलम आज भी शिक्षण के लिए लोकप्रिय उपकरण है। पृथ्वी की घूर्णन से जुड़े तथ्य। पृथ्वी का व्यास कितने होते हैं ध्रुव पर? तो 12,714 किलोमीटर, जिसे हम 79,000 मील भी कहते हैं। भूमध्य रेखा से 12,756 किलोमीटर है और 7,926 मील इसे कहेंगे। सतह की संरचना। 70% पानी से ढकी हुई, इसमें 97% खारा पानी और 3% मीठा पानी है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। चट्टानों के विश्लेषण से निर्धारित है। 4.5 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है। ठीक है। हिम युग देखेंगे। नवीनतम हिम युग 70,000 से 11,500 साल पहले तक चला और इसका चरम 18,000 साल पहले था। चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी के पिघले हुए लोहे के कोर से उत्पन्न होता है, जो हानिकारक और सौर विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। नासा की खोज इसमें क्या क्या परिवर्तनाएं लाए और क्या क्या इसमें उल्लेखित किए। तो जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करता है। बर्फ के पिघलने, भूजल की कमी और समुद्र तल के बढ़ने के कारण द्रव्यमान का पुनर्वितरण होता है। ध्रुवीय गति जानेंगे इसका। तो पिछले 120 वर्षों में पृथ्वी की धुरी लगभग 30 फीट मतलब 10 मीटर खिसक चुकी है।
दिनों की लंबाई पृथ्वी जानेंगे। पृथ्वी का घूर्णन और धीरे धीरे धीमा हो रहा है, जिससे दिनों की लंबाई बढ़ रही है। वैज्ञानिक घटनाएं देखेंगे इसका। कोरिओलिस प्रभाव क्या है? तो वायु धाराओं का मोड़ता है। क्या करता है? कोरिओलिस प्रभाव क्या होता है? वायु धाराओं को मोड़ता है। उत्तरी गोलार्ध क्या है? दाएं घड़ी की दिशा में मुड़ना। क्या कहते हैं? दाएं मुड़ना या घड़ी की दिशा में मुड़ना। दक्षिण गोलार्ध बाएं घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना। मौसम पैटर्न क्या है? तो कोरिओलिस प्रभाव से व्यापारिक हवाएं और पछुआ हवाएं उत्पन्न होती हैं। क्यों समाचार में है? पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्य ऐतिहासिक व्यक्ति लियोन फुकत हैं। इनका महत्व क्या है? तो पृथ्वी की घूर्णन के प्रमाणित करता है और वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना था। मुख्य प्रयोग कब हुआ था? 1851 में। कौन किए थे? तो फूको पेंडुलम ने किए थे। पृथ्वी के आयाम कितने हैं? व्यास 12,714 किलोमीटर है। ध्रुव से कितना है? 12,756 है। भूमध्य रेखा से सतह की संरचना 70% पानी, यह 97% खारा पानी है, 30% मीठा पानी है। ग्रह की आयु कितनी है? 4.5 अरब वर्ष है। हाल का हिमयुग कितना है? 70,000 से 11,500 से पहले है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि बजाज ब्रोकिंग और टीएमबी ने एकीकृत 3-in-1 खातक सेवाओं के लिए साझेदारी की। बजाज ब्रोकिंग, जो कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, ने तमिलनाडु मार्केट स्टाइल टीएमबी के साथ साझेदारी की है ताकि एक समग्र 3-in-1 खाता समाधान पेश किया जा सके जो बैंकिंग, ब्रोकिंग और निवेश सेवाओं को एकीकृत रूप से जोड़ता है। साझेदारी की, इसमें साझेदारी कौन कौन की है उसका मुख्य विशेषताएं जानेंगे हम लोग। एकीकृत की सेवाएं। अब टीएमबी के ग्राहक बजाज ब्रोकिंग के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचाना प्रदान करना है। सुविधा में वृद्धि जानेंगे। प्लेटफॉर्म आसान फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है, कागजी कार्रवाई को कम करता है और विभिन्न उत्पादों में तकनीकी आधारित निवेश विकल्प प्रदान करता है। उन्नत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। बजाज ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग को प्रदर्शित और सरलता प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। अनुसंधान अंतर्दृष्टि द्वारा समर्थित होता है, जिससे निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। इनका नेतृत्व और बयान कौन कौन ने दिए हैं? तो मनीष जैन ने दिए हैं, प्रबंध निदेशक बजाज ब्रोकिंग का। बजाज ब्रोकिंग का प्रबंधक निदेशक कौन है? तो मनीष जैन जी हैं। हम तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के ग्राहकों के लिए अपना समग्र निवेश समाधान पेश करने के लिए उत्साहित हैं ये। अगला हमारा है साली एस नायर, प्रबंध निदेशक और सीईओ तमिलनाडु मर्केंटाइल। यह है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मुख्य बिंदु हम लोग जानेंगे सिर्फ। मुख्य बिंदु विवरण समाचार में क्यों है ये? तो बजाज ब्रोकिंग तमिलनाडु मर्केंटाइल में टीएमबी के साथ मिलकर एक 3-in-1 खाता लॉन्च करने की, जो बैंकिंग, ब्रोकिंग और निवेश में सेवाओं की एकीकृत करता है और ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग, सहज फंड ट्रांसफर और कम कागजी कार्रवाई की सुविधा मिलेगी। बजाज ब्रोकिंग क्या है? तो बजाज ब्रोकिंग एक फाइनेंस लिमिटेड की सहायक कंपनी है जो ब्रोकिंग और निवेश समाधान प्रदान करती है। तमिलनाडु मार्केट स्टाइल, इसका टीएमबी का फुल फॉर्म है तमिलनाडु मार्केट स्टाइल बैंक। ये 1921 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। टीएमबी का प्रमुख स्थिर डेटा क्या है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और गवर्नर आर एन रवि। ठीक है। राजधानी इनका कहाँ है? तमिलनाडु का तो चेन्नई है। वहाँ का मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो एम.के. स्टालिन नाम है। वहाँ का गवर्नर का क्या नाम है? तो आर.एन. रवि नाम है। 3-in खाता की विशेषताएं क्या होगी? तो बैंकिंग, ब्रोकिंग और निवेश के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म, तकनीकी आधारित ट्रेडिंग समाधान। नेतृत्व के बयान। मनीष जैन बजाज ब्रेकिंग की एमडी हैं और एस नारायण टीएमबी के एमडी और सीईओ दोनों हैं। एस नायर साझेदारी की ग्राहक केंद्रित उद्देश्य और ट्रेडिंग की सरलता को रेखांकित किया जाएगा। रणनीति पर वृद्धि भारत में एकीकृत वित्तीय सेवाओं को बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रैबिट फीवर क्या होता है? क्या है? आजकल देखने में आता है रैबिट फीवर आया है।
तो रैबिट फीवर, जिसे तुलारेमिया भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तुलारेमिया भी कहा जाता है, एक दुर्लभ और कभी-कभी जानलेवा संक्रामक रोग है जो फ्रांसीसेला तुलरिनस बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्या है? फ्रांसिलेया फ्रांसीसेला तुलारेनिसिस बैक्टीरिया द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया द्वारा होता है दोस्तों? फ्रांसीसेला तुलारेनिसिस बैक्टीरिया द्वारा होता है। कौन सा रोग? रैबिट फीवर होता है। यह रोग मनुष्यों के संक्रमित जानवरों के संपर्क में काटने या प्रदूषित पानी से प्रभावित होता है। यह रोग कैसे होता है? मनुष्यों को संक्रमित जानवरों के संपर्क के आने से होता है, या काटने से होता है, या दूषित पानी से होता है। इसके लक्षणों में बुखार, घाव और श्वसन में समस्या होती है। तुलारोमिया का इलाज एंटीबायोटिक से किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में इसके लिए कोई वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। 2011 में 2022 तक तुलारेमिया संक्रमण संक्रमण की वार्षिक औसत घटनाओं में 2001 से 2010 के मुकाबले 56% की वृद्धि देखी गई है। यह रोग मुख्य रूप से खरगोशों और हरे और कृंतकों में पाए जाते हैं। यह तुलारेमिया बच्चों, विशेष रूप से 5 से 9 साल के बच्चों में देखा जाता है। वृद्ध पुरुषों, अमेरिकी के भारतीय या अलास्का मूल निवासियों से अधिक में पाया गया है। इसके लक्षण हल्के लेकर गंभीर हो सकते हैं और सभी प्रकार के मामलों में उच्च बुखार का सामान्य लक्षण होता है। इनका क्या क्या लक्षण है? जब ये फीवर आएगा तो इसका लक्षण क्या होगी? तो त्वचा पर घाव हो जाएगा जो टीक या हिरन की कीड़ों के काटने के बाद दिखते हैं। आँखों में जलन, सूजन, सांस लेने में कठिनाई, गले में खराश, मुंह में छाले। संक्रमण मनुष्य कई तरीकों से संक्रमित हो सकते हैं, जैसे टीक और हिरन के कीड़े के काटने से, संक्रमित जानवरों जैसे खरगोश, कृंतक और हरे के संपर्क में आना है। संक्रमण प्रदूषित पानी पीने से, संदूषित एयरोसोल या कृषि और बागवानी धूल को सांस में लेने और प्रयोगशाला में संपर्क द्वारा भी फैल सकता है। इलाज इसका क्या है? तो तुलारेमिया के खिलाफ अमेरिका में अभी तक कोई वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं किया गया है। यह रोग एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है। अगला हमारा है, असम ने गुणोत्सव गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है, जिसमें 14 लाख छात्रों का मूल्यांकन किया गया है। असम लॉन्चेस द गुणोत्सव 2025। असम सरकार ने 6 जनवरी 2025 को अपने प्रमुख शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 के पहले चरण की शुरुआत की है। यह पहल राज्य भर में लगभग 14.11 लाख छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और बेहतर शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। कार्यक्रम का विषय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है और इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। इसमें विभिन्न स्कूलों और जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं को सहयोग प्राप्त होगा और विभिन्न हिस्सेदारों में पूर्ण सहयोग मिलेगा। गुणोत्सव 2025 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसके ओपन करने का, इसे स्टार्ट करने का क्या विशेषताएं हैं? तो विषय पहले देखेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना पहला है। इसका उद्देश्य है असम में शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन और सुधार करना है। इसका लक्ष्य कितना है? 14.11 लाख से अधिक छात्र और 16,056 स्कूल को लक्ष्य खोलने का लक्ष्य है। पहला चरण है 6 जनवरी से 9 जनवरी तक 11 जिलों में। दूसरा चरण है 17 से 22 जनवरी तक 14 जिलों में होगी और 5 से 8 फरवरी तक 10 जिलों में होगी। तो कितना जिला हो गया टोटल? बताइए कितना जिलों में होगा हमारा? तो हो जाएगा 35 जिला हो जाएगा। 35 जिलों में ये कार्य होगी। चरण 1 में शामिल जिले बारपेटा, बाजिल, श्रीभूमि, कामरूप, करबी आलोंग, कोकराझारा, लखीमपुर, नगांव और शिवसागर, सौथ सलमारा और मक्काचौड़ टूटगारी में। मूल्यांकन के फोकस क्षेत्र क्या है? छात्र सीखने के परिणाम, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता, शिक्षक प्रदर्शन को प्रभावशीलता। संगठन शामिल आदर्श विद्यालय, चाय बगान मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, चाय बगान प्रबंधन स्कूल। मुख्य हिस्सेदार बाहरी मूल्यांकनकर्ता 6,365 हैं। ठीक है।
जिसे मूल्यांकन करते हैं जिनमें मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस शामिल होंगे। एक्टा का समर्थन असम कॉलेज शिक्षक या एक्टा से पूरा सहयोग है। शिक्षा मंत्री का क्या बयान आया है? शिक्षा मंत्री रणोज पेगू ने कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया है, कहा कि इसका उद्देश्य शिक्षा मानकों में सुधार करना है। उन्होंने कार्यक्रमों को क्षमता में को उजागर किया जो शैक्षिक कमियों की पहचान करने और सुधार लाने में मदद करेगा। इसको हमने बताया ऊपर महत्व इसका क्या है, तो शिक्षा मानकों में सुधार, कमियों की पहचान, सुधार को प्रेरित करना है। इसका चरण और तिथियां क्या थी? 6 जनवरी फर्स्ट चरण है, दूसरा चरण क्या है? 17 से 22 जनवरी है, तीसरा चरण है 5 से 8 फरवरी है। ठीक है। मूल्यांकित संस्थान कौन? आदर्श विद्यालय, चाय बागान और मॉडल स्कूल। ठीक है। फोकस क्षेत्र कौन है? छात्र परिणाम, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक का प्रदर्शन करवाना। ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहीं तक, आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा हमारा। इसका विषय जानेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना था। इसका कार्यक्रम का नाम है गुणोत्सव 2025। याद रखेंगे। ये हमेशा ये क्वेश्चन करंट अफेयर हमारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट इस चैनल पर बने रहने के लिए। सो थैंक यू।